Topics that I will be covering in this video are how to study for your OSFEs and theory exams, which books are preferred, what to study and what you can skip, suggested lectures, and my personal advices to you as a senior. Now let's move on to the segment number 1, that is books. So books हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी में हमारे पास है जनरल एनाटॉमी के लिए हम यूज़ करते हैं वीडियो चौरासिया। हमारे पास जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी बाय रीजन्स। हिस्टोलॉजी में हम यूज़ करते हैं लाइकोसैन और साथ में हम यूज़ करते हैं डायफोर एटलस फॉर डायग्राम्स। और आखिरी जो है दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम यूज़ करते हैं लैंगमैन। सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए मशहूर ज़माना बुक है गाइटन एंड हॉल। और आखिरी दिन में आप शॉर्ट बुक पढ़ेंगे तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं फिरदौस एंड BRS। मैंने पर्सनली फिरदौस यूज़ की थी। तीसरा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री है और बायोकेमिस्ट्री के लिए आप 2 बुक यूज़ कर सकते हैं, दैट इज पंकजा नायक एंड सत्यनारायणा। अब मैंने जो यूज़ की थी वो पंकजा नायक थी क्योंकि सत्यनारायण की मुझे समझ नहीं आ रही थी। पंकजा नायक इज़ लिटिल बिट एक्सप्लेन मोर और साथ में उसमें डायग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड अच्छे तरीके से, सो इसलिए मैंने पंकजा नायक यूज़ की थी। आप जो अच्छी लगे आपको वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द सेगमेंट नंबर 2, दैट इज ब्लॉक वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच सब्जेक्ट। इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक सब्जेक्ट को हर एक ब्लॉक के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एनाटॉमी तो तीनों ब्लॉक्स में, तो आप सेपरेट ब्लॉक्स के लिए उसी एनाटॉमी में कैसे, उसमें क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है, ये मैं आपको इस सेगमेंट में बताऊंगा। मूविंग टू द ब्लॉक ए। ब्लॉक ए में हमारे पास जनरल एनाटॉमी है। तो जनरल एनाटॉमी आपको प्लेन्स, आपको क्लासिफिकेशन और आपको जो है ना सेकंड नेम्स, आपको टर्म्स, ये चीज़ें आनी चाहिए। क्लासिफिकेशन से मुराद मेरा ये है कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पर उसके एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स उसके एग्जांपल्स, नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन, इसी तरह की क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। प्लेन्स, जो प्लेन्स होती हैं वो आपको आने चाहिए। साथ में आपको जो है ना टर्म्स आनी चाहिए कि लेटरल, मीडियल, ये चीज़ें आपको पता हो। और एट द एंड आपको सेकंड नेम्स पता हो कि सिंपैथेटिक के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये चीज़ें आपको पता हो जनरल एनाटॉमी में। बाकी जनरल एनाटॉमी में जो क्लिनिकल्स होती हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आप ना भी देखें तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, मूविंग टू द हिस्टोलॉजी पोर्शन ऑफ ब्लॉक ए। तो हिस्टोलॉजी में हमारे पास एपिथेलियम और लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। एपिथेलियम में आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, उनकी डिफरेंसेस आनी चाहिए, उनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आनी चाहिए और वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है ये आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है एपिथेलियम में। बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लिम्फोइड ऑर्गन्स में आपको ये आना चाहिए कि ये लिम्फोइड ऑर्गन काम क्या करता है, इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है। मतलब अगर आपके सामने कोई स्लाइड रखी जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गन है या कौन से एपिथेलियम है, तो आपको ये पता होगा कि कौन से एपिथेलियम है। साथ में आपसे टीचर फिर ये भी पूछता है कि इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है, मतलब आपने किस चीज़ से इसको पहचाना। सो सारे मार्क्स इसी के होते हैं, सो आपने ये ज़रूर देखना है। नाउ मूविंग टू द एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन। सो एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन हमारे पास है, आपको इसमें डेवलपमेंटल विद वीक्स आने चाहिए कि इस वीक में क्या हुआ, फिर इस वीक में क्या हुआ, फिर इस डे में क्या हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। साथ में आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डेफिनेशंस किसके आने चाहिए, जैसे कि व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज ओजेनेसिस, व्हाट इज गेस्टुलेशन, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। साथ में इसकी जो डेज होती हैं, किस डे पर ये होता है और वो होता है, ये आपको आना चाहिए। और बीकेमसाइड्स के लिए स्पेशली मैं आपको कहूँगा कि आप ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि स्पर्म में, एग्स में, प्रोन्यूक्लियस में, ज़ाइगोट में इसके क्रोमोसोम्स कैसे हैं, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, डबल स्ट्रक्चर्ड है कि सिंगल स्ट्रक्चर्ड है। ये चीज़ आप रट लो क्योंकि आपको बाचा खान में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा एम्ब्रियोलॉजी के ब्लॉक ए पोर्शन में। और एबनॉर्मेलिटीज जितनी भी हैं वो आपने देख लेनी है और यही चीज़ें आप ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक ए का पोर्शन ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दें कि आपने इसमें करना क्या है। मूविंग टू द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन। बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में हमारे पास, क्योंकि मैंने पंकजा नायक यूज़ की थी, तो पंकजा नायक में ये है कि उसमें टेबल्स गिवन है हर एक चैप्टर में। सो आप अगर टेबल्स रट लो सो एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन इज अ मस्ट। सो क्लासिफिकेशन आपको जिस भी चीज़ में मिलती है क्लासिफिकेशन आपने रटनी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से ऑस्मी में भी सवाल पूछते हैं और थ्योरी में भी सवाल आते हैं। अब क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफिकेशन है वो आपने देख लेनी है। बाकी आपको ये पता हो कि डाइसेकेराइड्स और ये जो पॉलीसेकेराइड्स ये किससे बने हैं और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज हमारे पास बना है 2 ग्लूकोज से और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो है अल्फा 1,4 बॉन्ड। तो ये चीज़ आपको इस तरह आनी चाहिए क्योंकि ऑस्पी में भी और थ्योरी में भी इसके MCQs और इससे सवाल आते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है ब्लॉक ए में। तो न्यूक्लिक एसिड को आप बेसिक रीड दे दो और उसमें एक टेबल गिवन है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA में आपको डिफ्रेंसिएशन कराता है। उसके अलावा अगर टेबल्स 1-2 गिवन है तो वो भी आप देख लो, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड आसान है, आपके FAC की सारी चीज़ें हैं तो दैट्स इजी फॉर यू। विटामिन्स, ये सर दर्द है। विटामिन्स जो है ये सर दर्द है। विटामिन्स में आपने 3 चीज़ें ज़रूर देखनी है, दैट इज एक्टिव फॉर्म, आपके पास जो फंक्शंस होती हैं इसकी मेन, और साथ में जो हमारे पास आखिरी है दैट इज डेफिशिएंसी, अगर हुई तो क्या होगा।
ये 3 चीजें आपको विटामिन में आती हो तो आप ऐसा कहो कि आपको पूरा विटामिन आ गया। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज हीमोग्लोबिन के रिलेटेड और परफायरेज के रिलेटेड। ये चैप्टर जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इससे ब्लड मॉड्यूल में ज्यादातर एमसीक्यूज इसी चैप्टर से आते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, इसकी कैसी क्लासिफिकेशन है वो आपने देखनी है, और इसके अलावा जो इसमें डिजीजेज हैं, हीमोग्लोबिन के रिलेटेड डिजीजेज हैं वो आपने देखनी है, और मेटाबॉलिज्म है ऑफ हीमोग्लोबिन वो आपने जरूर देखना है। ये चैप्टर आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इससे एमसीक्यूज काफी आते हैं। बाकी बायोकेमिस्ट्री टफ है लेकिन इजी है, अगर आप एक बार इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। एंड इट्स वॉलेटाइल, सो भूलती बड़ी जल्दी है, सो आपने बार बार इसको रिवाइज करना होता है, लेकिन टेंशन नहीं, हो जाएगा। आखिर में है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी इंतहाई इंटरेस्टिंग है, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक बेसिक रीड से भी इसकी समझ आ जाएगी। बाकी मैं आपको लेक्चर्स आगे बताऊंगा तो आप देखेंगे तो आपके लिए ये पानी पीने जैसा हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द ब्लॉक बी। ब्लॉक बी की एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी कम भी है और आसान भी है, सो वो आप इजीली कर लोगे। जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया, आप उसी मेथड को फॉलो करके इसको आप कवर कर सकते हो। रही बात एनाटॉमी की, सो ग्रॉस एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि 72 एमसीक्यूज आपके ब्लॉक बी में इसी से आते हैं और आपका मेन पोर्शन भी ब्लॉक बी का यही है, ऑस्पी में भी और थ्योरी में भी। अब इसमें आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले कंपार्टमेंट्स आपने याद करनी है कि इसमें कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंपार्टमेंट है, ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है आर्म का, ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है आर्म का, ये आपको पता हो कि ये कंपार्टमेंट्स है पूरे आपके लोअर लिम्ब में भी अपर लिम्ब में भी, सही है। उसके बाद आपको आने चाहिए कि इस कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल्स है, जस्ट नेम्स और कुछ भी नहीं, नेम्स आप याद कर लो कि इसमें क्या क्या कौन कौन से नेम्स है। उसके बाद आपको जब नेम्स भी पता चलेगी, कंपार्टमेंट का भी पता चल गया, तो आपके लिए नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई एक हलवा बन गई, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म है इसको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। तो यहाँ पर तीनों मसल्स मस्कुलोक्यूटेनियस की हो गई। पीछे है ट्राइसेप, तो ट्राइसेप जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है उसको सप्लाई करती है रेडियल नर्व। सो आपके जो रेडियल नर्व के मसल है, एक मसल है ट्राइसेप, तो उसको कौन सप्लाई करे, उसको रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। इस तरह आप किसी भी कंपार्टमेंट का, क्योंकि हर एक कंपार्टमेंट को एक मसल या एक नर्व या 2 नर्व करती हैं, और वो जो दूसरी नर्व होती हैं वो भी एक्सेप्शंस को करती हैं, एक मसल या 2 मसल को करती हैं, बाकी सबको एक ही नर्व सप्लाई होती है। सो इस तरह आपके कंपार्टमेंट वाइज अगर आपको याद हो गए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी मसल टेबल्स जितने भी हैं आपके अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में, थोरैक्स में, जितने जहां पर भी आपको मिलते हैं ये सब आपने रट लेने हैं। उसमें आपने ऑरिजिन इंसर्शन अगर आप नहीं करना चाहते हैं सो यू कैन स्किप दैट, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं आता। उसके अलावा आप फंक्शन, आपका जो नर्व सप्लाई है और आपका जो नेम है, ये आपको आना चाहिए कि कौन कौन से कंपार्टमेंट में कौन सा मसल है, उसके नर्व सप्लाई क्या है, उसका ब्लड सप्लाई क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ये 4 चीजें आपको जरूर आना चाहिए किसी भी मसल का। एक और चीज जो आपको ग्रॉस एनाटॉमी में आनी चाहिए वो मेन नर्व्स और आर्टरीज का कोर्स। फॉर एग्जांपल एक आर्टरी है, वो यहां से आती है, यहां पर क्रॉस कर जाती है, फिर इस तरह, फिर उस तरह, ये चीज आपको आनी चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होती हैं कि यहाँ पर ये नर्व आई, फिर यहाँ पर इसने इस नर्व को क्रॉस किया, तो ये पूछा जाता है कि इसने इस जगह पर किस नर्व को क्रॉस किया। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फिर हमारे पास जो फोसास होती हैं, जैसे कि क्यूबिटल फोसा हो गया, क्वाड्रेंगुलर स्पेस हो गया, जितनी भी स्पेसेस हो गया, पॉपुलेटियस फोसा हो गया, इसमें जो कंटेंट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कौन क्या क्या चीज गुजरती है इस जगह से और कौन से साइड पर क्या चीज है। फॉर एग्जांपल लेटरल पे क्या है, मीडियन साइड पे क्या है, ये चीज आपने रट लेनी है और ये इंतहाई इजी है। ये जब आप ब्लॉक बी कंप्लीट करोगे और जब आप प्रेप्स में बैठोगे तो ये आपको ऐसे ऐसे फिंगर टिप्स पे याद होंगी, क्योंकि ये इंतहाई इजी चीजें हैं, लेकिन आपको ये याद रखनी होगी। साथ में जितनी भी बॉर्डर्स और बाउंड्रीज होती हैं किसी भी जैसे क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बाउंड्रीज हो गई, क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज हो गई, ये चीजें आपको याद रखनी होगी। इससे भी एमसीक्यूज काफी आते हैं। हमारे पास जो अगली चीज है वो है एनास्टोमोसिस। सो एनास्टोमोसिस जितनी भी है, जॉइंट्स पे है या कहीं पर भी है, वो आपने याद रखनी है कि कौन सी आर्टरीज आई यहाँ पर एनास्टोमोसिस की और फिर चलेगी। उसके बाद आती है हमारे पास जॉइंट्स। सो जॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपको ये आना चाहिए कि जॉइंट्स कहां पर है, ये जॉइंट कौन से टाइप है जॉइंट का, और इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स हैं और हर एक लिगामेंट क्या क्या काम कर रहा होता है, ये चीज आपको आनी चाहिए जॉइंट्स में। और आखिर जो है वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अगर आप मैम के साथ ही करोगे तो वो बहुत आसान है। मैंने भी मैम के साथ ही ऑस्टियोलॉजी कंप्लीट की थी, तो मुझे फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं थी। ऑस्टियोलॉजी जो है, अगर आप मैं आगे आपको लेक्चर भी सजेस्ट करूंगा, वो आप देखोगे तो उससे बहुत ईजी हो जाएगी, लेकिन ऑस्टियोलॉजी आप मैम के साथ ही कवर करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी ब्लॉक बी में। ना जो आखिरी चीज है वो है क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स आपको ब्लॉक बी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल्स बहुत आते हैं यहाँ से। उसके लिए निमोनिक्स भी हैं कुछ, आप जो वीडियोस में आपको सजेस्ट करूंगा उसमें निमोनिक्स आपको मिल जाएंगी। बाकी आप एक दूसरे के साथ जब बात करेंगे तो आपको निमोनिक्स खुद ब खुद पता चल जाएंगी कि कौन से निमोनिक किस चीज़ के लिए है, और आप सीनियर से भी गाइडेंस ले सकते हैं। मूविंग टू द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन ऑफ ब्लॉक बी।
सो उसमें हमारे पास आते हैं अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, साथ में हमारे पास आते हैं मिनरल्स और फैट सोल्युबल विटामिन्स। अब अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन में आपको क्लासिफिकेशंस और आपको जनरल चीजें आनी चाहिए कि प्रोटीन्स व्हाट आर अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए कि अमीनो एसिड में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन, अलिफेटिक है, एरोमेटिक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स में। सो बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आप एक ग्रेड दोगे तो आपको समझ आ जाएगी इसमें क्या क्या। हमारे पास सेकेंडली है मिनरल्स। सो मिनरल्स में आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए, मिनरल फंक्शन और उसके जो है ना डिफिशियंसी हुई तो क्या होगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ होगा। ये दो चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो डिजीजेज रिलेटेड टू मिनरल्स और साथ में फंक्शन क्या है। थर्ड हमारे पास है फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो फैट सोल्युबल विटामिन्स वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ब्लॉक में बताई, जैसे कि आपने वाटर सोल्युबल विटामिन्स के लिए तैयारी की थी, तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। फिजियोलॉजी में हमारे पास वही एफएसी की बातें हैं कि स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल्स हैं, और स्केलेटल मसल में तो आपको पता है कि क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। स्मूथ मसल में थोड़ा सा एक न्यू चीज़ें आ गई हैं, तो उसमें वो आप देख लें। स्मूथ मसल्स आप यहाँ पर रीड से आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि गाइडलाइन बड़ी प्यारी लिखी हुई है, सो इट्स ईजी। मूविंग टू द ब्लॉक सी। तो ब्लॉक सी की हिस्टोलॉजी में जो है ना, वही जो मैंने आपको बताया कि जैसे आप ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के लिए तैयारी की थी, सेम फॉर ब्लॉक सी। और ब्लॉक सी की जो एम्ब्रियोलॉजी है, तो एम्ब्रियोलॉजी में आपके हार्ट डेवलपमेंट है, और हार्ट डेवलपमेंट में आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि इस पोर्शन से क्या बनता है, फिर उसके अलावा ये कॉनस ट्रंकस वगैरह, ये इन चीज़ों से क्या क्या बनता है ये आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा जो एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं ये आपको आना चाहिए। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं एम्ब्रियोलॉजी में, और ये पोर्शन भी थोड़ा कम है बी और सी में, सो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ब्लॉक सी के ग्रॉस एनाटॉमी में आपको ये आना चाहिए कि हार्ट के बॉर्डर्स, हार्ट के सरफेसेस, हार्ट में कौन से वेल्व्स हैं, कौन सा क्या है, ये मतलब ये जो परकिंजी फाइबर्स वगैरह, ये आप बार बार पढ़ोगे हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट तरीके से। सो ये आपको आनी चाहिए, ये आसान है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसी तरह लंग्स का भी है, तो लंग्स में आपको लोब्यूल्स, लोबार्स वगैरह ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और इसके रिलेटेड जो क्लिनिकल्स हैं वो आपको ज़रूर आने चाहिए। बाकी जो ब्लॉक सी की ग्रॉस एनाटॉमी है वो एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक बी बहुत ज़्यादा इजी है, और सुपरफिशियल आपने पढ़ना होता है ब्लॉक सी में, ब्लॉक बी की तरह ज़्यादा डीप नहीं जाना होता। मूविंग टू द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन ऑफ ब्लॉक सी, तो उसमें हमारे पास है लिपिड्स और एंजाइम्स। तो लिपिड्स जैसे कि आपने प्रोटीन्स के लिए तैयारी की थी, उसके लिपिड्स के लिए भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन है वही बेसिक क्लासिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हर एक सब्जेक्ट में आपने क्लासिफिकेशन जरूर करनी होगी, क्योंकि इसी से मोस्टली एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं और मोस्टली जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी के रिलेटेड होते हैं। इसको क्लासीफाई करो, फिर इसको क्लासीफाई करो, फिर इस क्लासिफिकेशन में फर्दर एग्जांपल्स आप बताओ। तो ये चीज़ें आपको वाइवा और ओस्पी में वगैरह में पूछी जाती हैं। बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास आती है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में आपने जो चीज़ें करनी है वो आपने 4-5 चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने करना है। माइकलिस-मेंटन इक्वेशन आपने मतलब देखनी है कि इसमें क्या क्या है, हाफ वगैरह जो डेफिनेशन है वो आप रट लो, उसी से एमसीक्यूज आते हैं वगैरह, और आपसे पूछा भी जाता है कि ये यूज़ किस लिए होता है, तो आप जब भी ग्रेड दोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। साथ में आपके जो मॉडल्स हैं कि कौन कौन सा मॉडल है, इंड्यूस फेट मॉडल है, ये तो आप एफएससी में भी पढ़ा होगा, सो वो भी ईजी है। उसके अलावा हमारे पास प्लाज्मा सीरम लेवल एंजाइम्स कि जो हमारे पास नॉर्मल लेवल पे होती हैं एंजाइम्स हमारे पास बॉडी में, जब हम टेस्ट कराते हैं तो सीरम में हमारे पास एंजाइम्स कितनी होती हैं, अगर कोई डिजीज़ होगा तो ये कितनी होगी, मतलब हमारे पास जो डिजीज़ के डायग्नोस्टिक्स में यूज़ होती हैं वो एंजाइम डायग्नोस्टिक एंजाइम्स उसको कहते हैं, या मार्कर एंजाइम कहते हैं, कि अगर ये ज़्यादा होगी तो हमारे पास ये डिजीज़ होगी हमारे बॉडी में। सो हम जो पता लगाते हैं, डायग्नोस करते हैं किसी भी डिजीज़ को, वो इन चीज़ें ज़रूर करनी है। अक्सर स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये तो मैं नहीं करता, इंतहाई आसान है, आपको मैं आगे लेक्चर सजेस्ट करूंगा, आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ना जो आखिरी सब्जेक्ट है ब्लॉक सी का वो है फिजियोलॉजी, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है ब्लॉक सी में, क्योंकि 52 है कि 51 एमसीक्यूज इसी से आते हैं ब्लॉक सी में। तो ना ब्लॉक सी की फिजियोलॉजी कंप्लीट कंसेप्ट है। अब इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि इसको छोड़ो इसको करो, ये चीज़ आपको कंसेप्ट इसमें क्लियर करना है। अब ये रट्टे वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि फिजियोलॉजी इंतहाई मोटी बुक है। अब फिजियोलॉजी की बुक आप पूरा रट्टा नहीं कर सकते, आप उसमें कंसेप्ट क्लियर करो, उसमें मैकेनिज्म है, उस पर समझो कि अगर ये मैकेनिज्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, और क्या होगा अगर ये ना हुआ। ये चीज़ें, ये 3 क्वेश्चन अगर आपको पता चल गई तो आपकी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई। फिजियोलॉजी इंतहाई आसान और इंतहाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप बिल्कुल दिल से पढ़ोगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। और इससे जो सवाल वाइवा में मैम या फिर कोई भी टीचर हो वो पूछती हैं, सो भाई आप इस्तग़फ़ार पे बैठ जाओगे वाइवा में ही। सो इंतहाई कंसेप्ट जो चैप्टर्स हैं इसमें, इसको आप सही तरह से करो। बाकी इसमें जो वैल्यूज़ हैं कि 2,40,000 मोलिकुलर वेट है इस चीज़ का, और ये इतना है, ये उतना है, ये चीज़ें ना देखो, ये फजूल है और ये ना याद होती हैं। सो ये आती भी नहीं है और ना याद भी होती है, सो ये ना देखो तो बेहतर है। बाकी जो मैं आपको लेक्चर सजेस्ट करूँगा उससे आपको ईजी हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेगमेंट नंबर 3, दैट इज़ लेक्चर्स। तो जनरल एनाटॉमी में आपको जो लेक्चर सजेस्ट करूँगा वो है डॉक्टर शाहब इकबाल। उसने एनाटॉमी को
पूरा पहले 8 चैप्टर्स को क्या हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, ये करो ये ना करो, ये ऑस्पी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हैं, उससे आपकी जनरल एनाटॉमी इंतहाई आसान हो जाएगी। ग्रॉस एनाटॉमी है तो ग्रॉस एनाटॉमी के लिए मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ। पहला है एस्ट्रोलॉजी और दूसरा है जो एस्ट्रोलॉजी के अलावा जो जितने भी पार्ट्स हैं वो। सो एस्ट्रोलॉजी आपने 2 चैनल है उससे आप कर सकते हैं, डॉक्टर विन करिया और उसके अलावा एंजेलिना आइजैक नाम से एक चैनल है, उससे आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं और इंतहाई खूबसूरत तरीके से किया हुआ है, तो आप ईजी है बहुत। इसके अलावा जितने भी पोर्शन है एनाटॉमी के वो आप जो है दो और चैनल है उसे आप कर सकते हैं, कैन हब और साथ में आदिल बंदूक। इन 2 चैनल से आप ग्रॉस एनाटॉमी के बाकी का पोर्शन कर सकते हैं। हिस्टोलॉजी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एमबीएस मेडी लेक्चर्स के लेक्चर आप देखें, उसने बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है। और अगर जो आपको नहीं मिलते हैं तो आप जनरली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एपिथेलियम है तो एपिथेलियम हिस्टोलॉजी आप साथ में लिख लो तो आपके लिए काफ़ी डिफरेंट लेक्चर्स आ जाएंगे, उसमें आप कोई भी देख लो तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एम्ब्रियोलॉजी मैं सजेस्ट करूंगा कि निंजा नर्ड देखो आप। निंजा नर्ड इसलिए देखो क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से समझाया हुआ है और आप एक बार देखोगे तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी लेक्चर्स को और ना ही बुक को, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट होगा और कंसेप्ट जब होता है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो फिजियोलॉजी के लिए मैं तो आप डॉक्टर नजीब पढ़ें, लेकिन डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स क्योंकि लेंथी हैं तो हर कोई उसको नहीं देख सकता, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी नहीं देखे, एक लेक्चर देखा था बस, वो भी उसके बाद छोड़ दिया। 2 और चैनल जिसमें एक है मेडिकल गेटवे और दूसरा है एमबीएस मेडी लेक्चर्स। तो ये जो अगर आप देखेंगे हाई जबरदस्त हैं, वही डॉक्टर नजीब और निंजा नर्ड वगैरह के लेक्चर्स को कंबाइन करके आपको बताया गया है। एक छोटे से शॉर्ट आपको दिया गया 20 मिनट में या फिर 25 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से किया है और मैंने भी खुद इसी से किया है। अगर आप मेरी तरह पढ़ते हैं कि जो या ब्लॉक एग्जाम्स के लिए या फिर एंड में पढ़ते हैं सो ये आपके लिए बेस्ट है। बाकी डॉक्टर नजीब अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री के लिए कोई खास ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक में आपको मसला हो रहा है सो आप 2 चैनल्स हैं उससे आप हेल्प ले सकते हैं। पहला तो है डॉक्टर हादी, दूसरा जो चैनल है वो है डॉक्टर राजेश जिम्बोलकर। सम एडवाइसेस दैट आई विल गिव यू एज अ सीनियर, चिल करो, कोई टेंशन ना लो, एग्जाम्स हो जाएंगे, आराम से पास हो जाओगे। बाकी मार्क्स की टेंशन ना लो कि इसके मार्क्स ज़्यादा कम वगैरह, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। बाकी अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, डेली नहीं पढ़ सकते, वीकली नहीं पढ़ सकते, तो आप ब्लॉक एग्जाम्स के लिए मस्ट पढ़ो। अब ब्लॉक एग्जाम्स के लिए मस्ट पढ़ो का ये मतलब भी नहीं है कि अगर आप पूरा नहीं करोगे तो मतलब आप ये सोचोगे मैं तो पूरा वैसे भी नहीं कर सकता, 1-2 दिन लगेगी। नहीं, आप इतना पढ़ो कि आप पास हो जाओ, बस पास करो। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ आता है उस ब्लॉक में, इस तरह आपको एंड में आपके लिए आसान हो जाएगा। जो सीनियर आपको कहते हैं कि आखिरी 40 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा हो पूरे साल, ऐसा नहीं कि आप आखिर में बैठोगे 40 दिन पर, हाँ हो तो जाएगा फिर भी, लेकिन मसला उसमें ये होगा कि आपको टेंशन होगी। आप फिर बाकी इंजॉय कर रहे होंगे प्रेप्स को, आप प्रेप्स में टेंशन ले रहे होंगे और आप टैबलेट्स और इन चीज़ों में का शिकार हो जाएंगे। और साथ में बाकी मैं कौन सा टॉपर हूँ जो आप मुझसे एडवाइस ले रहे हैं। खेल करो, एंजॉय। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो थम्स अप और नीचे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी कोई प्रॉब्लम या कोई भी आपको चीज़ की ज़रूरत हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आप बादशाह खान से हैं, बादशाह खान मेडिकल कॉलेज से हैं, तो आप पर्सनली भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, मज़े करो एंड अल्लाह हाफिज़।